जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके की व्यवस्था की गई है, एक तो बैठने की व्यवस्था जो है बिल्कुल लोकसभा और राज्यसभा से यहाँ भिन्न है। पहले एक सांसद को अगर दूसरे सीट पे बैठना है तो दूसरे सांसद को क्रॉस करके, और बहुत कम स्पेस होता है तो वो स्थिति अब यहाँ पर नहीं है। कोई भी जो सदस्य होगा वो आराम से अपनी सीट से उठेगा और बाहर जा सकता है और बाहर से अंदर आके बैठ सकता है। दूसरे जो पेपरलेस काम करने की बात जो है, जो संकल्पना है संसद भवन के अंदर, आप देखें बजट पेश भी होने लगा तो कहा गया कि पेपरलेस ही होगा, और तमाम काम यहाँ पर जो विधायी काम भी हैं, चाहे और अन्य काम जो ऑफिस के काम हैं दफ्तर के, वो भी अब पेपरलेस होने लगे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए। और दूसरी बात है कि सांसद सदस्य अगर सदन के अंदर बैठा है और कोई जानकारी वो चाहता है कि तत्काल उसे जानकारी मिले और वो सदन के अंदर उठाना चाहता है या बोलना चाहता है या अपने को अपडेट करना चाहता है, तो वो सारी सुविधा उसके एक बटन पे वहाँ पर मौजूद रहेगी कि किसी भी तरह की सूचना अगर वो चाहता है तुरंत तो उसको वहाँ पर मिलेगी, और वहाँ से अगर वो कुछ प्रेषित करना चाहता है तो ऐसी भी व्यवस्था वहाँ पर की गई है। यानी कहें कि एकदम जो डिजिटल तरीके से पूरा निर्माण किया गया है, हाईटेक है पूरा ये जो लोकसभा या राज्यसभा के अंदर की जो व्यवस्था बनाई गई है। और एक यहाँ एक छोटी सी जानकारी अभी आई है, उस जानकारी को मैं पहले आपको साझा कर दूं कि जो संसद भवन के वास्तु को लेकर के जो ये शायद बार बार चर्चा की जा रही है, मीडिया में खबरें चल रही हैं कि ये त्रिकोणीय है, तो शायद इसी को देखते हुए एक सूचना अभी हम लोगों तक पहुंचाई गई है कि ये त्रिकोणीय बिल्कुल नहीं है, इसमें 4 भुजाएं हैं। बेशक जो पूर्वी भुजा है जो ठीक हमारे पीछे है, जो पूर्वी द्वार है उसकी भुजा छोटी है, जो पश्चिमी द्वार है उसकी भुजा जो है वो इससे बड़ी है पूर्वी द्वार से, और दक्षिणी और उत्तरी जो है वो लंबे लंबे हैं, इसलिए त्रिकोणीय दिख रहा है, त्रिकोणीय नहीं है। ये गौमुखी है, ऐसा कहा गया है कि बताया गया कि एक गौमुखी संरचना है, और कहीं जहां से राज सत्ता चलता हो या शासक बैठता हो या जहां से राजकाज चलता हो तो भारतीय वास्तु के हिसाब से उसको गौमुखी होना चाहिए, तो उसी कंसेप्ट पे बनाया गया। तो अभी एक सूचना ये दी गई कि ये त्रिकोणीय तो नहीं है और ये त्रिभुजाकार नहीं है। गौमुखी इसको बनाया गया है, तो समझ भी लेते हैं वास्तु के हिसाब से कि इसका क्या कुछ लाभ मिलने वाला है देश को। आचार्य जी। गौमुखी हमेशा बहुत ही उत्तम माना जाता है, क्योंकि हमारे भारतीय सभ्यता में गौ और राजा में और ब्राह्मण में 33 करोड़ देवी देवताओं का लाइव निवास होता है, शाश्वत निरंतर सनातन, कोई इसमें साफ मिलावट नहीं है। तो गौमुखी जो घर होता है वो बहुत ही उत्तमता प्रदान करने वाला होता है, रिद्धि सिद्धियां प्रदान करने वाला होता है और सफलताएं प्रदान करने वाला होता है। तो गौमुखी का घर हो या ऑफिस हो या जो भी, बहुत ही उत्तम होता है। इसमें जो शेरमुखी जो होता है वो सबसे ज्यादा विनाशक होता है, विनाशकारी होता है। ब्रजभूषण जी, कहा जाता है कि नागमुखी जो है वो भी अशुभ होता है, जिसमें फ्रंट ज्यादा हो। ये जो गौमुखी वास्तु है जो इस वक्त हम दिखा भी रहे हैं अपने दर्शकों को एनिमेशन के जरिए, ये कितना शुभ आपके हिसाब से, कितना जरूरी, ध्यान रखने लायक? क्योंकि सबसे पहले क्या होता है कि ये सबसे जितने राजयोग वाले हैं सब लोग यहीं पे बैठते हैं और सारे निर्णय यहीं से लिए जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जितना बजट पास होगा तो सब यहीं से होगा। तो जब ये बनाया गया है तो बहुत सोच समझ करके बनाया गया है, वास्तु के बड़े एक्सपर्ट इसको देखे होंगे, उसी के अकॉर्डिंग बनाए होंगे। और गौमुखी सबसे उत्तम माना जाता है इस काम के लिए, चूँकि इसमें सारी चीज़ों को अच्छे से देखा गया है। जब इसकी नींव पड़ी थी तो वो भी अच्छे मुहूर्त में पड़ी। गौमुखी का मतलब क्या होता है, कैसा डिज़ाइन गौमुखी होता है? मतलब जिसमें फ्रंट कम हो? हाँ, फ्रंट कम होता है, वो पीछे वो होता है, बीच का सेफ बड़ा होता है, पीछे छोटा होता है जी, पीछे थोड़ा बड़ा होता है। और यहाँ पर जैसे मैं अभी पढ़ रही थी कि हर द्वार पर, जो द्वार हैं जो अलग अलग, हर द्वार पर एक विशेष पक्षी या पशु जो है उसको उकेरा गया है। कहीं पर गरुड़ है, कहीं पर घोड़ा है, तो इसका भी कुछ अपना खास महत्व होता है? नहीं, ये होता है क्योंकि जो बनाए होंगे इसका जो वास्तु किए होंगे उसके अकॉर्डिंग किए होंगे। क्योंकि पूरी संरचना मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं पूरी इसकी जानकारी मैं नहीं दे पाऊँगा। लेकिन इसमें क्या है कि जो बनाए होंगे जो वास्तु के अनुरूप ही बनाए होंगे, उसमें सारी चीज़ों को एक बार देखने के बाद वास्तु से बताई जा सकती है कि ये क्या है, कैसे है, लेकिन इसकी पूरी जानकारी है नहीं मेरे पास इसकी। जी ठीक है। मौनी महाराज, जो नई संसद का डिज़ाइन है वो गौमुखी है, हो सकता है कि कुछ लोग गौमुखी डिज़ाइन पर भी सवाल खड़ा कर दें। क्यों ज़रूरी है, क्यों शुभ होता है गौमुखी डिज़ाइन? गौमुखी सदन होने से कभी भी मेरे देश का राजा पराजित नहीं होगा, शत्रु कभी आक्रमण नहीं कर पाएंगे। हमारी संसद में बना हुआ कानून राष्ट्र रक्षा के लिए सर्वोपरि होगा। यहाँ की राजा कभी अर्थव्यवस्था से कमजोर नहीं होगी, यहाँ से पूरे देश की रक्षा की जा सकती है।
गोमुखी संसद होने के बाद राजा अजय हो जाता है, चक्रवर्ती हो जाता है, पूरे विश्व में उसकी ख्याति बढ़ती है। इसलिए ज्योतिष की दृष्टि से, आध्यात्मिक की दृष्टि से, वास्तु की दृष्टि से, शास्त्र की दृष्टि से जो सदन बनाया गया है, ये ऐसा बनाया गया है जो अजय रूप से है। इस सदन में जो भी निर्णय होगा उससे पूरे विश्व में भारत का गौरव बढ़ेगा, अर्थव्यवस्थाएं बढ़ेगी, शिक्षा मजबूत होगी, सेना मजबूत होगी, आरोग्यता बढ़ेगी और पूरे चलिए, शुभ मुहूर्त, शुभ वास्तु के साथ ये नई संसद देश के लिए बेहद शुभ हो, ऐसी हर देशवासी कामना कर रहा है। विकास चंद्र जी, पुरानी संसद को लेकर ये तमाम सुरक्षा की मजबूरियां, जगह की दिक्कतें तो थी ही, एक और सवाल आता था कि वो स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए फ्रेंडली नहीं है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार इस ओर ध्यान देते रहे कि देश में जो भी आगे के काम हो वो स्पेशली एबल्ड लोगों को भी साथ लेकर हो। तो उस लिहाज से भी इस डिजाइनिंग के बारे में आप क्या कुछ अपडेट देना चाहेंगे? जी बिल्कुल सही कहा आपने। अगर पुरानी इमारत की बात की जाए तो वहाँ हम लोग देखते हैं समस्या आती है, जो कई बार मेहमान आते हैं, बाहर के लोग आते हैं, कई बार जिन्हें आमंत्रित किया गया होता है। और पिछले ही सत्र के दरमियान कुछ लोग प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहुँचे थे और उसमें 2 महिलाएं ऐसी थी जो चल नहीं सकती थी, वो लोग व्हील चेयर पर आए थे, तो वहाँ कोई रैंप नहीं, वहाँ उन्हें ऊपर ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं। फिर बहुत देर तक असमंजस की स्थिति बनी रही कि आखिर इनके व्हील चेयर को अंदर कैसे ले जाया जाए। फिर 4-5 सुरक्षा कर्मी आए और बजाबता उन्हें टांग कर उठाकर और 4 नंबर गेट से उन्हें एंट्री कराया गया। लेकिन नई इमारत की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सारी सुविधाएं रखी गई हैं कि अगर कोई व्हील चेयर से आता है या कोई डिसेबल्ड है या कोई व्यक्ति आंख से उसको अगर नहीं दिखता है, यानी किसी भी तरह से अगर वो दिव्यांग है तो उसे तकलीफ कम से कम नई इमारत के अंदर ना हो, उसके लिए व्यवस्था की गई है। तमाम जगहों पे सेंसर्स लगाए गए हैं, नीचे चलने वाले जो रास्ते हैं उस पर भी इंडिकेटर्स लगाए गए हैं जो किधर जाने हैं, क्या करने। तो नई इमारत में हर तरह की व्यवस्था की गई है और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि बिल्कुल आधुनिकतम है और बारीक से बारीक चीज़ों का ध्यान रखा गया है और ऐसी छोटी छोटी बातों को उसमें रखा गया है जब सामान्य तौर पर उस पर आदमी विचार नहीं करता है कि इसकी क्या आवश्यकता है, लेकिन नई इमारत में उसे समावेशित किया गया है ताकि कभी कोई दिक्कत और परेशानी ना आए। तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जाने वाले को कोई परेशानी और दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मेरी चिंता वही है जो मैंने पहले भी कहा था कि पत्रकारों का क्या होगा, क्योंकि पत्रकारों के लिए बहुत ही सीमित दायरा रखा गया है, सीमित क्षेत्र रखा गया है और उसी इलाके में रह के ही उनको काम करना पड़ेगा। लेकिन ये तो पहले भी इस तरीके की चीजें लगातार आती रही हैं। विकास, जब आप पार्लियामेंट में जाते हैं आपका पास बनता होगा, आप तो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो उस तरीके के तमाम खुशबू भी है, एक बार जी, खुशबू भी है। खुशबू, इस नई संसद के बारे में जिस तरह से अभी विकास ने अपडेट दिया है कि गौमुखी ये संसद है तो और डिसेबल्ड फ्रेंडली ये संसद है, तो अंदर किस तरह से हाईटेक कम्युनिकेशन से और किस तरह से भारत की परंपरा को संजोए हुए है। जो जानकारी मिली है कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दक्षिण भारत, त्रिपुरा, हर जगह से कुछ ना कुछ जो है वो भारतीय परंपरा और इन राज्यों को, इनकी खासियत को दर्शाता हुआ इस संसद के भीतर उकेरा गया है। देश की झांकी है एक तरह से। बिल्कुल सही कह रही है पिनाज, और कहीं ना कहीं यही बात इस संसद को सबसे ज्यादा खास, बिल्कुल देश की झांकी है, जो कि अक्सर हम 26 जनवरी को देखते हैं जब तमाम राज्यों की झांकी जाती है, उसमें भी कुछ सिलेक्टेड होते हैं। लेकिन आज जब हम इस संसद की बात करते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पूरा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, अगर आप इसी की बात करें, पहले जब कर्तव्य पथ बना था और उसके बाद आज जब 25,000 करोड़ में से 900 करोड़ लगभग इस संसद पर खर्च किए गए हैं, तो वो एक तस्वीर मिलती है। और आज जब हम ये कहते हैं कि हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 साल मना रहे हैं, तो कम से कम ये संसद इस बात की गवाही देता है हमें कि ये हमारी संसद है। जो आत्मनिर्भर भारत की बात जो लगातार प्रधानमंत्री करते हैं, कम से कम इस संसद में वो बात हमें नजर आती है। एक एक चीज भारत की तरफ से, भारत के अलग अलग कोनों से लाकर बनाई गई है और कहीं ना कहीं यही बात सबसे ज्यादा खास इस संसद को बनाती हुई। और जैसा कि बात हमारे काफी सीनियर जर्नलिस्ट जो विकास जी हैं वो कह रहे हैं कि पत्रकारों की जो समस्या है, ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इस पर भी कुछ ना कुछ वर्कआउट किया जाएगा और कुछ ना कुछ स्पेस जो है वो दिया गया जरूर है। आने वाले समय में शायद इस पर भी वर्कआउट करके कुछ ना कुछ और बेहतर सॉल्यूशन निकाला जाएगा, क्योंकि अब देखिए 6 द्वार बना दिए गए हैं। पहले द्वार जो है वो कंजेस्टेड होते थे, एक संसद को दूसरी के पास जाने के लिए भी काफी दिक्कतें होती थी। अब राष्ट्रपति से लेकर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर लोकसभा स्पीकर से लेकर जितने मंत्री होंगे या अन्य जो व्यवस्था की गई है वो बिल्कुल डिफरेंट की गई है। तो कहीं ना कहीं इसको काफी ज्यादा व्यवस्थित बनाने की आधुनिक के साथ साथ कोशिश की गई है। जी बिल्कुल। और आपको बता दूं खुशबू कि यहाँ पर जो जानकारी, जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके मुताबिक
हरियाणा से रेत, त्रिपुरा के बांस का इस्तेमाल किया गया है, राजस्थान से खास पत्थर आया है, मशीन से तैयार सीमेंट की ईंटें उत्तर प्रदेश से आई हैं, तो लकड़ियां हमारे जो यूपी हैं, से कालीन भी आया है। कालीन भी आया है। नहीं, यूपी से तो इतना बड़ा है, बहुत कुछ सामान आया है यूपी से, और हमारी दिल्ली में वो संसद है। सीनियर जर्नलिस्ट विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिन्होंने दशकों तक राजनीति और संसद को कवर किया है। विनोद सर, एक जर्नलिस्ट के तौर पर उत्साहित हैं आप भी नई संसद को लेकर? निश्चित रूप से, क्यों, उत्साह सब में होना चाहिए, हर भारतीय के मन में होना चाहिए। लेकिन एक बात से मैं जरूर कहूँगा कि ये संसद भी हमारी है, पुरानी संसद भी हमारी थी जी। वो संसद जो पुरानी भले अंग्रेजों ने बनाई थी, लेकिन थी भारतवर्ष की और भारत के खून पसीने की कमाई से वो भी बनी थी। तो ऐसा नहीं है कि अगर नया कुछ आ जाए तो पुराने का तिरस्कार किया जाए। पुराना एक धरोहर के रूप में रहेगा और नया एक भारतीय गौरव के रूप में चमकेगा। तो मुझे लगता है ये पुराने और नए का एक समन्वय होना चाहिए हमारे विचारों में और हमारे उस वक्तव्यों में। इसलिए बार बार ये कहा जाना कि ये नई संसद हमारी है, दोनों संसद हमारी थी। उसने भी इतिहास बनाया है। 1947 में सेंट्रल हॉल में जब नेहरू जी ने वहाँ पर सत्ता हस्तांतरण हुआ था और उसके बाद से लगातार कितने कानून पास हुए, कितने जो है संविधान बना, संविधान बना, लोकहित, हाँ, संविधान बना। और ये संसद जो बन रही है, ये भी आने वाले भविष्य में तमाम सारे ऐतिहासिक पलों का गवाह होगी। एक ऐतिहासिक पल हम आज ही देख रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आज का अच्छा दिन है, गौरव का दिन है हम सब बिल्कुल, के लिए। निश्चित तौर पर वो संसद भी हमारी थी और ये संसद भी हमारी है। लेकिन अगर इस संसद की बात करें तो वो संसद ब्रिटिशर्स ने बनाई थी, आर्किटेक्ट उनका उसके लिहाज से था। लेकिन यहाँ पर जब ये संसद बनाई गई तो भारतीयता की छवि उसके अंदर उकेरने की कोशिश की गई। देखिए, तो वो कहीं ना कहीं लोगों को देखिए इस हिसाब से तो राष्ट्रपति भवन भी नया बनना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, वो भी उसमें ठीक है, वो बनाई अंग्रेजों के जमाने में गई थी, लेकिन उसका भी आर्किटेक्ट इतना ज़बरदस्त है। दुनिया में कई संसदों को हम लोगों ने देखा है। हमारा राष्ट्रपति भवन, हमारी संसद भवन, उसका भी आर्किटेक्ट बहुत अद्भुत है। अब ये नए जमाने के हिसाब से है तो जाहिर है जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है चीज़ें परिवर्तित होती हैं। 100 साल पहले कोई इमारत बनी हो, कोई 100 साल बाद बने, तो उसमें निश्चित रूप से परिवर्तन तो आएगा ही आएगा। उस परिवर्तन का स्वागत किया जाना चाहिए। कि जो पुरानी संसद थी वो भी मध्य प्रदेश के शिवजी के मंदिर की संरचना पर ही आधारित थी। लेकिन विकास चंद्रा का रुख करते हैं हमारे सहयोगी। विकास, ओवर टू यू।